नमस्कार, मैं हूं अविनाश सरीन और अब समाचार विस्तार से। सीबीआई ने ताज गलियारा मामले में उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से आज पूछताछ की। सीबीआई ने पर्यावरण निदेशक आईपी सिंह से संबंधित दस्तावेज भी हासिल किए। सीबीआई ने श्री सिंह से ताज गलियारा परियोजना के लिए धनराशि जारी करने में हुई अनियमितताओं के बारे में पूछा। सीबीआई ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस परियोजना के लिए 17 करोड़ रुपए किसने जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि इस विवाद से जुड़े सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों से पूछताछ करे और अपनी रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर पेश करे। एक अद्भुत और दुर्लभ किस्म की खगोलीय घटना में आज कई घंटे तक चलने वाला चंद्र ग्रहण शुरू हो गया है। इतनी लंबी अवधि का चंद्र ग्रहण 40 साल में पहली बार दिखाई दे रहा है। इस चंद्र ग्रहण का सबसे आकर्षक नजारा हिंद महासागर के द्वीपों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगा, जहां चंद्र ग्रहण 2 घंटे का है। चंद्र ग्रहण का शुरुआती दौर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी कुछ भागों को छोड़कर भारत के ज्यादातर भागों में नहीं दिखाई दिया, लेकिन इसका अंतिम चरण सारे देश में देखा जा सकेगा। शाम 5:27 से शुरू हुआ ये चंद्र ग्रहण 9:24 तक चलेगा। अरबी टेलीविजन चैनल अल अरबिया ने कल एक ऑडियो टेप प्रसारित किया, जिसमें सद्दाम हुसैन की आवाज होने का दावा किया गया है। इसमें मांग की गई है कि अमेरिका तुरंत अपनी सेनाओं को इराक से हटाए। साथ ही इराकी लोगों का आह्वान किया गया है कि अमेरिकी सेनाओं के खिलाफ हमले तेज करें और जिहाद छेड़ें। अला अदाइकुम लिइफ्कादिहिम तवाजुनहिम बिलहिताफ वत्तज़ाहुरात वल्खत अला जुदरान वल्मुतालबा बिहुकूकिकुम हत्ता तफसीलियत मिनहा। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से बुधवार के दिन अलग अलग मुलाकात करेंगे। श्री वाजपेयी इससे पहले श्री बुश से मंगलवार को मिलने वाले थे। वे संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में भाग लेने के लिए इन दिनों न्यूयॉर्क में हैं। अमेरिका में अपने प्रवास के दौरान वे आतंकवाद के खिलाफ भारत के अभियान की अगुवाई करेंगे। समाचार जयपुर। इराक में सद्दाम हुसैन के अपदस्थ होने के बाद से बहुराष्ट्रीय सेनाओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर हमलों का सिलसिला जारी है। ताजा वारदात में आज बगदाद स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के नजदीक खड़ी एक कार में विस्फोट की खबर है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कनाल होटल के नजदीक आज सुबह हुए इस विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। इससे पहले कल अमेरिकी सेनाओं के खिलाफ हुए 2 अलग अलग हमलों में 3 सैनिक मारे गए थे। इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियनशिप के एक महत्वपूर्ण मैच में गत विजेता मैनचेस्टर यूनाइटेड और उप विजेता आर्सेनल के बीच मुकाबला बराबर रहा। 90 मिनट के खेल में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। हालांकि दोनों ही टीमों को कई मौके मिले, लेकिन वे इसका फायदा नहीं उठा सकी। और अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले प्रधानमंत्री की तुर्की यात्रा से जुड़ी खबर। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि भारत कई वर्षों से आतंकवाद की मार झेल रहा है और हम इस बुराई को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कल अंकारा में तुर्की सामरिक केंद्र में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वाजपेयी ने कहा कि भारत आतंकवाद को सही ठहराने का कोई भी तर्क स्वीकार नहीं करता। Terrorism, which is unquestionably the highest priority on the international agenda. I come here with fresh memories of brutal terrorist actions recently carried out in various parts of India. और अब चलते हैं जालंधर, जहां पंजाब से प्रकाशित अखबारों के साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता शिशु शर्मा। नमस्कार शिशु। हाँ नमस्कार और धन्यवाद अविनाश। भारत और तुर्की ने कहा आतंकवाद को सही ठहराने का कोई भी तर्क स्वीकार नहीं। दिल्ली और इस्तांबुल के बीच पहली व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू। सद्दाम हुसैन ने अपने ऑडियो टेप में अमेरिका से इराक छोड़ने को कहा। दिल्ली के उद्योग मंत्री दीप चंद बंधु का निधन। और ईरानी कप आज से चेन्नई में गांगुली और सचिन के बीच रोमांचक मुकाबले की उम्मीद।
By the next year itself end, the Goa Film Festival can start. और अब बारी है विश्व समाचारों की। इराक में सहयोगी सेनाओं पर बढ़ते हमले, पश्चिम एशिया में हिंसा और कनाडा के जंगलों में लगी भीषण आग। बसरा में कल 3 ब्रिटिश सैनिकों की हत्या ने एक बार फिर इराक में स्थिरता लाने में जुटी सहयोगी सेनाओं के सामने एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। सद्दाम हुसैन का शासन समाप्त होने के बाद अब तक किए गए हमलों में 11 ब्रिटिश सैनिक और 65 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में लगी भीषण आग को बुझाने में अग्निशमन कर्मचारी जुटे हैं। पहाड़ी जंगलात के इलाके में लगी इस आग के कारण करीब 30,000 से अधिक लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। ब्रिटिश कोलंबिया के अब तक के इतिहास में ये सबसे बड़ी जंगल की आग है। और अब फुटबॉल। यूरो 2004 फुटबॉल टूर्नामेंट में फ्रांस, स्वीडन, बुल्गारिया और चेक गणराज्य की टीमें अपने अपने मैच जीत गई हैं। पिछले चैंपियन फ्रांस ने स्लोवेनिया को 2 गोल से हराया। नासिक में सिंहस्थ कुंभ मेले के सिलसिले में त्र्यंबकेश्वर के पास रामकुंड में आज तड़के से ही दूसरे शाही स्नान का सिलसिला शुरू हो गया। आज के शाही स्नान में महंत और वैष्णव संप्रदाय के साधु संत हिस्सा ले रहे हैं। ये संप्रदाय मूल रूप से निर्वाणी, दिगंबर और निर्मोही अखाड़े के रूप में जाना जाता है। करीब 20 लाख तीर्थयात्रियों और साधु संतों के आज के पवित्र स्नान में शामिल होने की उम्मीद है। सेनेट ने एक विधेयक पारित कर व्यवस्था की है कि वे वहां पढ़ने आने के लिए विदेशी छात्रों की गतिविधियों पर निगाह रख सकते हैं। सर्वसम्मति से पास हुए इस विधेयक में व्यवस्था है कि सरकार और शिक्षण संस्थाएं विदेशी छात्रों के आने के समय से ही उन पर निगरानी रखेंगी। तो मरे, कापड़वंज और मेहमदाबाद में कर्फ्यू लगाया गया। प्रधानमंत्री ने उत्तर पूर्वी राज्यों में युवकों से आंदोलन का रास्ता छोड़ राजनीतिक दलों में शामिल होने को कहा। फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में शिराक और जोस्पेन के बीच कड़ा मुकाबला और वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारत मजबूत स्थिति में। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। गुजरात में कल रात दंगाइयों पर काबू पाने की घटनाओं में सुरक्षा बलों द्वारा गोलीबारी में 2 लोग मारे गए और 8 घायल हो गए। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया है। इजरायल ने पश्चिमी तट के नेबल्स और रामल्ला से अपनी सेना पूरी तरह से वापस बुला ली है, लेकिन रामल्ला में फलस्तीनी नेता यासिर अराफात के मुख्यालय की घेराबंदी अभी भी बरकरार है। इजरायल का कहना है कि अराफात ने मुख्यालय में पिछले साल इजरायली पर्यटन मंत्री रेहावम जीवी के कथित हत्यारों को शरण दे रखी है और जब तक इन्हें इजरायल को नहीं सौंप दिया जाता तब तक उनके मुख्यालय से घेराबंदी नहीं हटाई जाएगी। लेकिन यासिर अराफात का कहना है कि वे इन लोगों पर फलस्तीनी प्रशासन द्वारा मुकदमे के लिए तैयार हैं। इस बीच बेथलेहम में इजरायली सैनिकों ने उस चर्च को घेर रखा है जिसमें करीब 200 फलस्तीनी अंदर फंसे हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति पद के चुनाव के पहले दौर में आज काफी संख्या में मतदाताओं के अनुपस्थित रहने की संभावना है। मतदाताओं की बुनियादी समस्याओं पर उम्मीदवारों के ध्यान नहीं देने की वजह से मतदाता चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। इस चुनाव में 16 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें मुख्य मुकाबला राष्ट्रपति याक शिराक और प्रधानमंत्री जोस्पेन के बीच है। चुनाव पूर्व के सर्वेक्षण के मुताबिक पहले दौर में शिराक 20 से 22% वोटों से आगे रहेंगे, जबकि जोस्पेन को 18% वोट मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और अगले चुनाव में एक साथ कांग्रेस का मुकाबला करेगा। उत्तर भारत के राज्य पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने पार्टी नेताओं से अनुरोध किया कि वे पिछले 5 वर्षों में एनडीए सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखें। श्री नायडू ने इस अवसर पर कांग्रेस के 47 वर्षों के कुशासन की आलोचना की।
47 साल में उनका कांग्रेस पार्टी का राज्य में क्या हुआ और 5 साल में हमारा सरकार, गठबंधन सरकार ने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में, शिक्षा के बारे में. So there is a feel good factor everywhere. So taking this message of feel good factor, good economy, good monsoon, good food stocks, no shortage, no line, no queue, no waiting list, no black market. This is the NDA led by BJP. खेल समाचारों में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में भारत एक बेहद कांटे के मुकाबले में कल हॉलैंड से 3 के मुकाबले 4 गोल से हार गया। मैच खत्म होने के 10 मिनट पहले तक भारत ने हॉलैंड पर शानदार 3 गोल दाग कर बढ़त ले ली। दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों को विश्व स्तर का बनाने के लिए निजी कंपनियों की भागीदारी के बारे में केंद्र की सहमति। इजराइल का अराफात को फलस्तीन से बाहर निकालने का फैसला, अमेरिका ने इसका विरोध किया। यूरोप और मिस्र ने भी इजराइल को इसके खिलाफ खबरदार किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, पुंछ में 10 बड़े आतंकवादी मार गिराए। और व्यापार मामलों में यूरोप और अमेरिका की दोहरी नीति की आलोचना में चीन ने भारत का साथ दिया। न्यूयॉर्क में मंगलवार से शुरू हो रहे संयुक्त राष्ट्र के महाअधिवेशन में भारत एक बार फिर दुनिया को आतंकवाद के बढ़ते खतरे से आगाह करने की पहल करेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी सदस्य विजय नाम्बियार ने महाधिवेशन की बैठक शुरू होने से पहले रविवार को न्यूयॉर्क में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 58वें महाधिवेशन में भारत गरीबी, विकासशील देशों की चिंताएं और HIV एड्स जैसे मुद्दे तो उठाएगा ही, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर में लड़ाई भारत का मुख्य मुद्दा रहेगा। श्री नाम्बियार ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि भारत उन देशों के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर देगा जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी प्रतिबद्धता नहीं जता रहे हैं। दूरदर्शन समाचार, जयपुर। इराक में सद्दाम हुसैन के अपदस्थ होने के बाद से बहुराष्ट्रीय सेनाओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर हमलों का सिलसिला जारी है। ताजा वारदात में आज बगदाद स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के नजदीक खड़ी एक कार में विस्फोट की खबर है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कनाल होटल के नजदीक आज सुबह हुए इस विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। इससे पहले कल अमेरिकी सेनाओं के खिलाफ हुए 2 अलग अलग हमलों में 3 सैनिक मारे गए थे। इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियनशिप के एक महत्वपूर्ण मैच में गत विजेता मैनचेस्टर यूनाइटेड और उप विजेता आर्सेनल के बीच मुकाबला बराबर रहा। 90 मिनट के खेल में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। हालांकि दोनों ही टीमों को कई मौके मिले, लेकिन वे इसका फायदा नहीं उठा सकी। कांटे के मुकाबले में रोमांच उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब खेल के 80वें मिनट में रेफरी ने आर्सेनल के कप्तान पैट्रिक विएरा को मैनचेस्टर के निस्लरॉय को किक करने के समाचार विस्तार से। सबसे पहले प्रधानमंत्री की तुर्की यात्रा से जुड़ी खबर। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि भारत कई वर्षों से आतंकवाद की मार झेल रहा है और हम इस बुराई को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कल अंकारा में तुर्की सामरिक केंद्र में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वाजपेयी ने कहा कि भारत आतंकवाद को सही ठहराने का कोई भी तर्क स्वीकार नहीं करता। Terrorism, which is unquestionably the highest priority on the international agenda. I come here with fresh memories of brutal terrorist actions recently carried out in various parts of India. प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से बुधवार के दिन अलग अलग मुलाकात करेंगे। श्री वाजपेयी इससे पहले श्री बुश से मंगलवार को मिलने वाले थे। वे संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में भाग लेने के लिए इन दिनों न्यूयॉर्क में हैं। अमेरिका में अपने प्रवास के दौरान वे आतंकवाद के खिलाफ भारत के अभियान की अगुवाई करेंगे। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। गुजरात के अहमदाबाद शहर के कई हिस्सों में कर्फ्यू जारी है। हालांकि स्थिति नियंत्रण में है। शहर के संवेदनशील इलाकों और उन हिस्सों में सेना तैनात कर दी गई है जहां कल हिंसा की घटनाएं हुई थीं। कल की हिंसा की घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है।
पुलिस की गोली से घायल 2 लोगों ने आज सुबह दम तोड़ दिया। इस बीच आज वहां कड़ी सुरक्षा